हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड लेवल। स्काई में एक जेट प्लेन जा रहा है, तो ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है। वो ये फील करता है कि जेट का जो आवाज है वो कितने एंगल पे आ रहा है? वो आ रहा है 60 डिग्री एंगल पे। ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे जेट का आवाज आ रहा है। ये इसको सुनाई देता है कि 60 डिग्री पे आ रहा है। अब उसी टाइम ये क्या देखता है? जब ये आवाज सुनता है तो ये देखता है क्या? बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली एबव हिज पोजीशन। जिस टाइम ये आवाज सुन रहा होता है उस टाइम देखता है कि एरोप्लेन इसके जस्ट वर्टिकली ऊपर है। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हो रहा है, एक सुनने का फेनोमेना, एक देखने का फेनोमेना। देखता है यहाँ पे है, आवाज सुनाई इसको इधर से फील होता है। इसका मतलब कि अगर जेट प्लेन यहाँ से आवाज फेंका और यहाँ पे जेट प्लेन है, ये आवाज इधर ही फेंका होगा, आवाज इधर ही फेंका होगा, आवाज इधर ही फेंका होगा, आवाज मतलब साउंड वेव जो है वो हर एक डायरेक्शन में गई होगी। तो एक साउंड वेव इधर भी गई होगी और जो साउंड वेव इधर गई होगी वो यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर है? जितने देर में साउंड वेव या साउंड यहाँ से यहाँ पहुंचा पर्सन के पास, उतने ही देर में ये जेट प्लेन कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो सुनाई दिया इधर से और दिखाई दिया इधर से। जितने देर में साउंड यहाँ से यहाँ पहुंची उतने ही देर में ये जेट प्लेन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो मान लो साउंड का स्पीड दिया हुआ है v। तो सोचो जितने देर में, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया? vt। मान लो इसका स्पीड v डैश है, ठीक? तो कितना कवर कर लिया उसी टाइम में? v डैश इंटू टी। जितना टाइम में यहाँ से यहाँ उतना टाइम में यहाँ से यहाँ। ये जेट का स्पीड होगा, ये साउंड का स्पीड होगा। ये डिस्टेंस कवर निकाल लिए, ये भी डिस्टेंस कवर निकाल लिए साउंड का। ये 60 तो ये भी 60। अब बताओ cos 60 क्या लिखोगे? cos 60 इक्वल टू v डैश टी अपॉन वी टी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो t से t कैंसल, इट मींस यू कैन राइट v डैश इक्वल टू cos 60 into v, इट मींस हाफ into v, दैट इज v by 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो फेनोमेना एक साथ हुआ था, एक दिखने का एक सुनने का, है कि नहीं? दिखने का यहाँ पे हुआ और सुनने का इधर से। दिखने में कुछ टाइम नहीं लगता है क्योंकि लाइट का स्पीड क्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सुनने में थोड़ा टाइम लगता है। कैसे? ये है 330 मीटर पर सेकेंड, एयर में 332 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी होता है कि नहीं साउंड का स्पीड? तो साउंड का स्पीड कम होता है तो थोड़ा साउंड को आने में समय लग जाता है। यहाँ से साउंड छूटा, इसको यहाँ से यहाँ पे आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लाइट को आने में कुछ समय लगेगा ही नहीं। तो इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। आप देखो, जब बिजली कड़कती है तो पहले क्या देती है? दिखाई देती है, सुनाई बाद में देती है। क्यों? लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है तो तुरंत फील होता है हमें, लेकिन साउंड का स्पीड कम है तो थोड़ी देर के बाद हमें वो कड़कने का आवाज सुनाई देता। क्लियर है? तो साउंड इधर से आ रहा था और उस जब यहाँ पे साउंड पहुंचा या जो टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा, जब तक साउंड यहाँ पहुंचा तब तक ये जेट प्लेन यहाँ पे जा चुका था। तो दिखाई इसको इधर से दिया जब जिस टाइम सुनाई इधर से दे रहा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था, बट अपने को फील करने का था, हाँ कि नहीं? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? सिंपल सा सवाल है, लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप। एक कंडीशन दिया हुआ है
द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कोप्लेनर वेक्टर, एक वेक्टर हमने सी लिया है, कोप्लेनर कहने का मतलब जो प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन में सी भी होगा। तो हमने कोई सी वेक्टर ले लिया भाई, तो सी वेक्टर लिया तो सच दैट गिवन क्या दिया हुआ है, ए सी, ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये गिवन दिया हुआ। तो आपको निकालना है कि भाई किसी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड हो, सी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, निकाल लो, इससे ए डॉट बी आ जाएगा। अब एक बार इसके बराबर ये कर देंगे, यहां हमें एक इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। एक बार इसके बराबर ये कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन बनते हुए और दिख रहा है कि नहीं। तो दो इक्वेशन बन गया। कितने अननोन बन सकते हैं, इसको मान लेते हैं सी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दो ही कंपोनेंट क्यों माने सर, क्योंकि सोचो ये है एक्स वाई प्लेन में और ये भी है एक्स वाई प्लेन में, तो क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कोप्लेनर वेक्टर ए बी के प्लेन में है, तो उसके सी के पास भी दो ही कंपोनेंट, इसीलिए दो कंपोनेंट माने, है कि नहीं। तो देखो अब भाई, तो लिखो सबसे पहले सिंपल सा सवाल है, ए डॉट सी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये बराबर ये कर दिए। ए डॉट सी क्या होगा, तो आई कैप प्लस जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ए डॉट बी आई कैप प्लस जे कैप डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप। अब ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस ए वाई, और क्या हो गया ये सी एक्स प्लस सी वाई, तो सिंपली होगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई और प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये ए डॉट बी होता है, वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट ऑफ ए, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड आर कंपोनेंट ऑफ द बी। यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो गया दिस इंटू दिस टू, फिर दिस इंटू दिस माइनस वन, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, वन आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, दूसरा कहाँ से आएगा भाई साहब, दूसरा के लिए लिखोगे कि बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, तो बताओ बी डॉट सी क्या होगा, तो ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई कैप, ए डॉट बी आ चुका है वन के बराबर, सीधा वन लिखो, तो यहाँ से हो गया क्या ट्वाइस एक्स, ये क्या हो गया वाई माइनस वाई इक्वल टू वन, इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लो, तो बताओ सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड सीधा आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा ठीक मान लेना। क्लियर है, अरे भाई दो इक्वेशन है कि नहीं, दो इक्वेशन, तो दो अननोन भी है, एक्स और वाई एक बार आ गया, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेना, अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है 2015 में, क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल delta theta radians where delta theta is very less than 1 to get a new vector b, in that case magnitude of b minus a is, चार ऑप्शन दिया हुआ है, वेक्टर को रोटेट किया गया है,
जब वेक्टर को रोटेट किया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। कोई वेक्टर है, अगर इसको हम रोटेट कर देते हैं तो क्या ये लेंथ चेंज कर रहा है? क्या ये लेंथ चेंज नहीं कर रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। लेकिन सर डायरेक्शन चेंज कर गया तो वेक्टर चेंज कर गया। तो हमने ए को घुमा दिया तो हमें एक नया वेक्टर बी मिला। कितना घुमाया? डेल्टा थीटा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड बी का है वही मैग्नीट्यूड ए का भी है। क्यों? तो घुमाते हुए हमने लेंथ को चेंज नहीं किया, और लेंथ ही, वेक्टर का लेंथ ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो सवाल करते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो अ वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा। पहले सर्किल बना लो, रोटेशन का बात किया है भाई। अब देखें यहां से, मान के चलो ये वेक्टर ए था, और हमने घुमा दिया ये वेक्टर बी है। कितना से घुमा दिया? डेल्टा थीटा, है कि नहीं? जो मैग्नीट्यूड ए का है वही मैग्नीट्यूड बी का भी होगा। किसके बराबर? रेडियस के बराबर। सिंपल से आपको निकालना क्या है? बी माइनस ए। तो देखिए बी माइनस ए क्या होगा। तो समझो कि मान लो ये वेक्टर इसको मान लो सी। बाई ट्रायंगल लॉ, वही ट्रायंगल लॉ, कैन यू राइट ए प्लस सी इक्वल टू बी? ए प्लस सी इक्वल टू बी। ट्रायंगल लॉ से क्या बोल सकते हो कि सेकेंड का टेल फर्स्ट का हेड, ए प्लस सी इक्वल टू बी। इट मीन्स सी इक्वल टू क्या हो गया? बी माइनस ए। मतलब ए ही वाला वेक्टर क्या है? बी माइनस ए, है कि नहीं? सिंपल सा, ये करने का जरूरत भी नहीं, लेकिन बस आपको हम समझाना चाहे। बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई ए और बी के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, उतने से घुमाए आप। तो क्या लिखोगे? सिंपल सा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा। लगा दिए फॉर्मूला, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब हमने ट्वाइस आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पढ़ना है। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आते कहां से? ये दोनों इस फार्मूला से आते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूला है। तो अगर कॉस को साइन में चेंज कर लोगे तो ये वाला आ जाएगा, और साइन को कॉस में चेंज कर लोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो हम इसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। अब देखो ये वाला चीज इससे मैच कर गया, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है। तो रिजल्ट में जहां पे थीटा होगा वहां थीटा बाई 2 चला आएगा। तो क्या आ गया? 2 आर स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्ट क्या आ गया? 2 आर
साइन थीटा बाई 2। जहाँ पे डेल्टा थीटा है बस हम वहां थीटा लिख दिए हैं। जहाँ पे डेल्टा थीटा लिखा है ना वहां पे बस हम थीटा लिखे हैं, उससे परेशान आप मत होना। अब क्या लिखा हुआ है कि थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब डेल्टा थीटा 1 से अगर बहुत कम है तो आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री अप्रोक्सीमेशन कि साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के। क्योंकि ये बहुत कम है, थीटा ही बहुत कम है तो थीटा बाई 2 और कम होगा। यू कैन राइट 2r इंटू थीटा बाई 2। तो इससे ये कैंसर, तो क्या आ गया r इंटू थीटा, एंड r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट मीन्स क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू थीटा। और थीटा का जगह क्या था, डेल्टा थीटा, तो आप सीधा आप लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। ये बेसिक एंड फंडामेंटल मेथड था, वेक्टर वाला मेथड। और भी मेथड है, हम डिस्कस करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं मेथड 2। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। डेल्टा थीटा को हम बस थीटा लिख रहे हैं। हमें मालूम चल गया, हमें क्या मालूम चल गया कि भाई यही है बी माइनस ए। ये वाला जो ये लेंथ है ना, यही क्या है बी माइनस। तो इसको निकालने का और भी तरीका ढूंढे। क्या तरीका है भाई, तो सोचो अगर यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया जाए, ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो सोचो ये वाला चीज क्या होगा, इसका ही मैग्नीट्यूड आर और इसका ही मैग्नीट्यूड आर। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये जो दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। ये ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये जो दूरी आ जाएगी वो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। और दोनों का जोड़ ही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। तो हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। अब थीटा तो बहुत छोटा है सर, इट मींस यू कैन राइट साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2। तो थीटा बाई, तो क्या आ गया r इंटू थीटा। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, थीटा का मतलब क्या लिए थे यहाँ पे, डेल्टा थीटा। खत्म, सिंपल सा, जो स्ट्राइक कर जाए। मेथड फर्स्ट जो था वो था फंडामेंटल मेथड, वेक्टर वाला मेथड। तो अगर हम ये दूरी किसी और तरीके से निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं निकाले। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर को जोड़ने या घटाने में, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल ट्रायंगल ही तो खेलना है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल हम डायग्राम बना के भी तो खेल सकते हैं, है कि नहीं। और भी मेथड है, देखो ध्यान से। मेथड थर्ड कैसे स्ट्राइक किया कि सोचो ये ए है और ये बी है। चूंकि डेल्टा थीटा है बहुत कम, चूंकि डेल्टा थीटा क्या है बहुत कम, वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब जो ये पॉइंट है वो इस पॉइंट के बहुत नजदीक है, जो ये वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। तो नजदीक लाते जाओ, नजदीक ला रहे हैं। तो देखो अभी ये डिस्प्लेसमेंट ये अभी ये बी माइनस ये थोड़ा सा और कम कर दिए, तो देख लो क्या हो गया, बी माइनस ए बन गया, ये बन गया। थोड़ा सा और कम कर दिए तो देखो ये बन गया। जब बहुत पास लेके चले जाओगे, बहुत पास बहुत पास,
तो आपको ऐसा फील होगा कि जो b माइनस ए आएगा वो आर्क लेंथ से ही कॉन्साइड कर जाएगा। देखिए कैसे, जो b माइनस ए आएगा वो आर्क लेंथ से ही कॉन्साइड कर जाएगा। ये ए है। अब सोचो, ये मान लो बी है, तो आप देखिए यही तो है बी माइनस ए। तो क्या ये आर्क लेंथ से कॉन्साइड नहीं कर रहा है क्या? एकदम कर रहा है। बहुत छोटा लेंगे तो, अगर ए और बी बहुत नजदीक हो गया तो ए का हेड बी का हेड, ये नजदीक कब होगा? जब डेल्टा थीटा बहुत कम होगा। तो डेल्टा थीटा बहुत कम होगा तो क्या होगा? बी माइनस ए जो ये लेंथ है वो क्या होगा? आर्क लेंथ से कॉन्साइड कर जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस सर, और आर्क लेंथ ही है मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। इफ डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, you can write r into del theta, and r is the magnitude of it. r is the magnitude of it. ये तीसरा मेथड। लेकिन मेथड फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल। बाकी जो मेरे को स्ट्राइक कर जाए, है कि नहीं? लिख ले इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्या है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बताओ ए और वेक्टर ए और बी के बीच का क्या एंगल होगा? सॉल्व करें आप लोग। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। बी क्रॉस ए क्या होगा? ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। क्योंकि ए क्रॉस बी, ये मानो कि ए है और ये मान लो वेक्टर बी, तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो दाहिने हाथ का चारों उंगली ए पे रखो। किस पे रखो? आपको एक पेन और दिख रहा है क्या? दाहिने हाथ का, अगर मान लो ये क्रॉस बी है तो दाहिने हाथ का चारों उंगली कहाँ पे रखो? ये मान लो ए, ये मान लो बी, ए पे रखो और किधर कर्ल करो? बी के तरफ। तो जिधर थंब आएगा उधर क्या होगा? ए का डायरेक्शन। तो थंब इधर आ रहा है मेरे तरफ, मेरे मुंह के तरफ। अब बी क्रॉस ए में, तो बी क्रॉस ए तो पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है बी। तो ब्लैक वाली पेन है बी। तो दाहिने हाथ का चारों उंगली, दाहिना हाथ का चारों उंगली किधर रखे? बी पे, और किधर घूम जाए? ए के तरफ। तो देखो अब हमसे दूर आ रहा है, घूमे। तो दोनों का डायरेक्शन ही है अपोजिट। तो एक का एन कैप यूनिट वेक्टर, एक का माइनस एन कैप, है कि नहीं? तो सीधा लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको इधर लेके आएंगे तो 2ab साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉट जीरो। जीरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ये सही तरीका है लिखने का, है कि नहीं? तो अब देखो, अगर ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। तो ट्वाइस ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ये जीरो तब होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, तो ये राइट साइड जीरो तब होगा या ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या साइन थीटा जीरो हो जाए। यहाँ पे एंगल के बारे में बोला है, साइन थीटा को जीरो करो। और साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा क्या होगा? या तो 0 डिग्री
या तो पाई डिग्री, पाई रेडियन। कौन सा ऑप्शन? ए। अब भाई ऐसे इतना करना ही नहीं था। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो सेम होता नहीं है, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो सेम होता ही नहीं है, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए ऑलवेज। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो नल वेक्टर हो गया, और नल वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है कि नहीं? तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर तभी होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ए क्रॉस बी साइन ए बी साइन थीटा जीरो कर देता, जीरो कर देता तो साइन थीटा जीरो, और जीरो तभी आएगा या तो थीटा जीरो होगा या थीटा पाई होगा। सिंपल सा मन का सवाल था ये, है कि नहीं? तो हम लोग ये 2004 में पूछा था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? वेक्टर का सवाल। Two forces are such that the sum of their magnitudes is 18 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं, मान लो P और Q, दोनों का मैग्नीट्यूड P प्लस Q कितना दिया हुआ है? 18 न्यूटन। P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। दोनों का जो रिजल्टेंट है मतलब P प्लस Q, ये दिया हुआ है 12 न्यूटन, जो क्या है? विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। P और Q में कोई स्मॉलर फोर्स होगा, तो जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है? जो दोनों में से स्मॉलर है उसके परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज, बताओ P और Q का मैग्नीट्यूड क्या है? ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम पकड़ लो, कोशिश करो ट्रायंगल ही बनाए। ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना है भाई, और हमेशा सबसे पहला काम डायग्राम। तो देखिए ये है P, ये क्या है? P, वेक्टर P, और जो रिजल्टेंट R है, जो रिजल्टेंट, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है R इक्वल टू P प्लस Q, तो रिजल्टेंट क्या है? छोटे के परपेंडिकुलर, तो इसको मान लेते हैं छोटा, इसके परपेंडिकुलर ही रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि जो ये वेक्टर है Q वो इधर ही होना चाहिए, P प्लस Q इक्वल टू R। जब बोल दिया जो R जो है वो P के परपेंडिकुलर है, तो लॉजिकल ट्रायंगल लॉ से ये इधर ही होगा। Q का टेल P के हेड पे, रिजल्टेंट R का टेल P के हेड पे, और R का हेड Q के हेड पे। आगे ये ट्रायंगल लॉ है। अब सोचो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं सब, ये P प्लस Q दिया हुआ है 18, तो अगर हम ये मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स, खत्म। अगर P को x मान लेते हैं तो Q का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 18 माइनस एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 12 यहाँ पे। अब बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वेक्टर मेथड पे जैसे ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन ही गया तो टेंशन किस बात का? ले सीधा पाइथागोरस थ्योरम, एक ही अननोन दिख रहा है सर। तो वी कैन डायरेक्टली राइट 18 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से एक्स निकाल नहीं पाओगे? सिंपल सा है भाई, 18 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 माइनस एक्स और इंटू 18, 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो गया? ये हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ से आ गया
18 माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 8, इसका मतलब ट्वाइस एक्स इक्वल टू 10, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 आ गया तो p को हम x माने थे तो y इक्वल टू 13, यहाँ पे 5 आए इधर ले जाओ तो y कितना हो गया, y 13। मतलब ये 1 13 1 5 खत्म। मतलब वेक्टर जोड़ने में और वेक्टर घटाने में पहला काम ट्रायंगल बना लो, जैसा भी बने एक बार ट्रायंगल बन गया ना तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। फोर्टी वन क्या है, द सम ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q इज R। बहुत बढ़िया भाई, दो फोर्सेज का सम दिया हुआ है R, सच दैट R इक्वल टू P, सच दैट R इक्वल टू P। हमेशा पेन को थोड़ा रख के पढ़े, पेन को रख के पढ़ने से क्या होता है ना कि गलती तो होती नहीं, हम सही सही पढ़ते हैं और कोई लाइन स्किप नहीं होता है। देखते कोई आंख बस आंख से ही पढ़ लेता है, नहीं, आप पेन को थोड़ा रखकर पढ़े। अगर पेन को रखकर अगर रीडिंग मारने की हैबिट है तो आपकी एक लाइन गलत नहीं होगी, आप पूरी लाइन पढ़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे भी नहीं और हर एक लाइन सही सही पढ़ोगे। इस बात को समझना, ये सब चीजें यूज करनी है एग्जाम के दौरान, है कि नहीं। ये दिया हुआ है द एंगल थीटा इन डिग्रीज दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q विल मेक विथ q। अगर 2p और q का रिजल्टेंट q के साथ क्या बना रहा है, 2p और q का रिजल्टेंट बताओ q के साथ क्या बना रहा है। एक तो भाई इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि p प्लस क्यू क्या है, सच दैट r इक्वल टू p, r इक्वल टू p। तो सोचो अगर हम r ले ले r तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। दोनों के भी हाँ, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। एक इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एक इसका डायरेक्शन भी है, उसको यूज करने का जरूरत नहीं, इसका डायरेक्शन का अगर यूज करोगे पता नहीं क्या डायरेक्शन आएगा सर, अल्फा, हमको उससे क्या मतलब है, इसका कुछ एंगल आएगा, इसका कुछ एंगल आएगा, ये हमको उससे क्या मतलब है, कुछ अल्फा मानते हैं एंगल, तो टेन अल्फा निकाल के हम क्या उखाड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसका देखते हैं, ट्राई करें क्या होता है। अब सोचो कि तुम्हें निकालना एंगल किसका, 2p, इसको हम डबल कर दिए, और q। तो जब p से हम 2p कर दिए तो अभी भी एंगल q और 2p के बीच का वही है, अभी भी एंगल q और 2p के बीच का वही है। क्या एंगल चेंज, मानो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या एंगल चेंज किया क्या, ये एंगल बिल्कुल चेंज नहीं किया। लेकिन लेकिन जो दोनों का रिजल्टेंट है वो थोड़ा चेंज कर गया, क्योंकि इसको अगर थोड़ा हम बड़ा कर दिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दिए तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये है रिजल्ट, तो ये एंगल चेंज कर गया बीटा, है कि नहीं, चेंज कर गया बीटा ये। लेकिन एंगल बोला है क्यू से, एंगल किससे बोला है, क्यू से। तो अगर ये एंगल चेंज कर गया तो लॉजिकल सा बात है ये भी एंगल चेंज कर जाएगा, इसी को मान लेते हैं बीटा, है कि नहीं, इसी को क्या मान लेते हैं, बीटा। हमने जब p को डबल किया तो 2p q के साथ वही एंगल बना रहा था जो p q के साथ बना रहा, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, एंगल बिटवीन p एंड q। लेकिन जो 2p और q का जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल अलग होगा q के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम रिजल्टेंट निकाले q और p का, क्योंकि अब रिजल्टेंट थोड़ा सा 2p की तरफ झुक चुका है तो एंगल थोड़ा सा बढ़ चुका है कि नहीं।
तो भाई इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि tan बीटा, आपने पढ़ा होगा, एंगल निकालना है Q के साथ, ऊपर में लिखें ये वाला में, जिसका एंगल निकालना है, जिसके साथ एंगल निकालना है, जिस वेक्टर के साथ, उसको ऊपर ना लिखे, उसके उल्टे वाले को ऊपर लिखे, ऐसे याद करना। 2p sin थीटा 2p cos थीटा प्लस Q, है कि नहीं। अब सोचो, आपको कहानी खेलनी है यहीं से, और कहानी जब यहां से तभी आप खेल पाइएगा जब ये और ये पता हो। तो ये और ये पता करने की कोशिश करते हैं थोड़ा इससे। देखो सवाल करते कैसे हैं, क्योंकि भाई वेक्टर में, किसी वेक्टर को सॉल्व करने के लिए आपको दो ही फॉर्मूला बताया गया होगा, एक उसके मैग्नीट्यूड का, एक उसके डायरेक्शन का, है कि नहीं। जब यहाँ पे डायरेक्शन पूछा है, एंगल मतलब डायरेक्शन पूछा है, क्लियर है। जहां पे ये थीटा बोला है ना, हमने वहां पे बीटा मान लिया। जहां पे ये थीटा बोला, जो एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p and q विल मेक विथ q, द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट 2p and q मेक्स विथ q, जहां पे वो थीटा बोला है ना, हम बीटा मान लिए, तो उससे परेशान मत हो जाना है। और यहाँ पे हम थीटा क्या मान लिए, हम थीटा मान लिए एंगल बिटवीन p एंड q। ये थीटा क्या बोला है, इसको आप बीटा लिख लिया। ये थीटा क्या बोला था भाई, ये थीटा बोला था रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट और क्यू के बीच का एंगल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थोड़ा इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, आर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, इट मीन्स यू कैन राइट क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। क्यू थोड़ा कॉमन लो, क्यू कॉमन लोगे तो क्यू प्लस 2p cos थीटा इक्वल टू 0। अब सोचो, ये वाला चीज 0 तब होगा जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। क्यू तो 0 होगा नहीं भाई, क्यू मैग्नीट्यूड है भाई क्यू का, वो 0 कैसे कर दोगे, सवाल ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे यार। तो यही 0 लिखेंगे, अगर ये 0 लिख दिए, क्यू प्लस 2p cos थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो समथिंग अपॉन 0 लगभग इन्फिनिटी के बराबर। इसका मतलब है बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। तो सवाल को ऐसे अप्रोच करते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, दो ट्रेन है ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक पे जा रहा है, दोनों ट्रैक पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। डायग्राम बना लिया जाए। तो भाई एक ट्रेन ऐसा है और एक ट्रेन ऐसा है। ये ट्रेन ए मान लेते हैं और ये ट्रेन हम बी मान लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये 36 किलोमीटर पर आवर और ये मान लो क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिखा हुआ है, A person walking in train A in the opposite direction to its motion with a speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो ट्रेन ए में मूव कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जिधर इसका मोशन है उसके अपोजिट मूव कर रहा है। ये पर्सन कितने से भाई, 1.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन
अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर हम पॉजिटिव मान लेते हैं, एक डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या है भाई, वो दिया हुआ है -1.8 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। अगर एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ट्रेन बी पे बैठा हुआ है, उस ऑब्जर्वर को इस पर्सन का स्पीड क्या दिखाई देगा या क्या फील होगा। सवाल क्या पूछा है, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी। एक ऑब्जर्वर ट्रेन बी में बैठा हुआ है, इस पर्सन को देख रहा है, तो उसको क्या स्पीड फील होगा, उस ऑब्जर्वर को जो ट्रेन बी में। कैसे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। किसको देख रहे हैं, पर्सन को, कहां पे बैठकर, ट्रेन बी पे। तो अगर सर अगर ये निकालना है, इसका भी लो दो मेथड, कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी इक्वल टू वीपी माइनस वीबी, ये फॉर्मूला है भाई। सर हमें ये तो पता है, बताओ ये क्या है, वीबी है, और ये क्या है, वीए है। किसी तरीके से ये चला आए सर, तो हमारा काम बन जाएगा। अब उसी को निकालते हैं। तो वी कैन राइट, चलो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं वीपी माइनस वी ए। तो यहां से लिख सकते हैं कि वीपी इक्वल टू वीपी ए और प्लस वी ए। देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है -1.8, तो -1.8। वीए क्या दिया हुआ है 36, तो लिख दिया 36। तो 36 माइनस 1.8 कितना आ गया भाई, 36 माइनस 1.8, ये आ गया 34.2। ये आपको कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना, 34.2 एकदम स्पीड मेंटेन हुई हाथ से, एकदम ये तुरंत 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 होना चाहिए। अब 34.2 आया ये। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो क्या आ गया, तो 34.2 माइनस वी भी कितना दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है 72, 72 नहीं, डायरेक्शन के साथ -72, तो माइनस माइनस 72, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 106.2 किलोमीटर पर आवर। हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो बताओ किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो तो क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो क्या आता है, तो 106.2 इंटू 5/18, 29.5, ये हो गया मीटर, 29.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ये। देखिए सारी काम आपको, हाँ ऐसा नहीं तो तुरंत घर पे यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर का, मोबाइल का, तो ही आदत लग जाएगा एग्जाम में भी। वही आदत, इनर्शिया का नाम सुने हो ना, आदत। लोग अपनी आदत को बदलते नहीं है। तो आप आदत खुद से गुना करो, खुद से मल्टीप्लाई करो, खुद से डिवाइड करो, सब कुछ, और वो आप बातें आपको याद, 30 तक का टेबल, कम से कम 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का याद रखो। log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू जो यूज में आता है वो याद करो, √2 क्या होता है, √3 क्या होता है, √5 क्या होता है, ये वैल्यू याद करो, जो लगातार फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है कि नहीं, ताकि उस आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। कोई कंपटीशन स्पीड का भी तो खेल है। आप गलत जगह टाइम दे रहे हो, आप टाइम दो मेन सवाल को सॉल्व करने में। और देखो ये तो अपना मेथड फर्स्ट था, मेथड सेकेंड देखे ध्यान से, यहाँ सुनना, मेथड सेकेंड पे आते हैं।
बात सुने ध्यान से कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। लोग क्या समझते हैं बताओ, किसको देखना है? पी को देख रहे हैं, कहाँ पे बैठकर? बी पे बैठकर। हमने पी को देखा कहाँ पे बैठकर? बी पे बैठकर। बी एक फ्रेम है, बी फ्रेम पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, किसको देख रहा है? पी को देख रहा है। ये होता है माइनस वीपी, वीपी माइनस वीबी। तो ये वीपी और बीबी कौन से फ्रेम में है? तो लोगों को लगता है ग्राउंड फ्रेम में। ये गलत सोच है। लोगों को क्या लगता है? इंपॉर्टेंट 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 5 स्टार। लोगों को लगता है कि वीपी एंड वीबी आर इन ग्राउंड फ्रेम। नहीं, वीपी एंड वीबी आर इन एनी सेम फ्रेम। अगर हम ट्रक फ्रेम ले लिए हैं तो ये भी ट्रक फ्रेम में, ये भी ट्रक फ्रेम में। हम ग्राउंड फ्रेम ले लिए हैं, ये भी ग्राउंड फ्रेम में, ये भी ग्राउंड फ्रेम में। हम कोई रामलाल टाइप का फ्रेम ले लिए हैं, ये भी रामलाल फ्रेम में, ये भी रामलाल फ्रेम में। तो सोचो ये ए फ्रेम में दिया हुआ है, ये ए फ्रेम में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सर ये भी ए फ्रेम में निकाल लो, तो लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि these two are in same frame, these two are in same frame, same frame, not always in ground frame, not always in ground frame। ये आपकी मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं? अब और आगे बढ़ते हैं। तो अपन ये निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? VBA। तो VBA का मतलब क्या हो जाएगा? VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो VB क्या है भाई? VB है -72। देखो VB है -72, उल्टा जा रहा है। VA क्या है? VA है 36। ये कितना आ गया? -108। तब सोचो इस चीज को यहाँ पे यूज करो, तो ये हो गया -1.8, VPA -1.8 माइनस, यहाँ से आ गया -108, -108 माइनस माइनस प्लस, तो -1.8 प्लस 108। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 106.2। करके देखो, वही आंसर आया भाई, वही आना भी था। तो कुछ भी कर ले, आंसर तो यही आया। ये किलोमीटर पर आवर में आया है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो क्या चीज सिखाए? किसको देख रहे हैं? पी को। किस फ्रेम में बैठकर? बी फ्रेम पे। ये क्या है? These two are the velocity in the same frame, and that same frame may be ground, that same frame may be truck, that same frame may be moon, that same frame may be any other planet. What do you want? है कि नहीं? तो क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो आप अपने लेक्चर में 11-12 के प्रिपरेशन के दौरान आपने मिस कर दिया है। उन बातों को यहाँ पे बताई जाएगी, है कि नहीं? हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। और साथ में हम आपको ये भी सिखा रहे हैं कि एक सवाल को 2-3 तरीके से कैसे अप्रोच करते हैं, है कि नहीं? तो मैक्सिमम सवाल में आपको बता रहे हैं। लिखा है व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। ये है रेन मैन प्रॉब्लम। ये क्या है? रेन मैन प्रॉब्लम। केसेस लिखो ध्यान से। बोला है जब पर्सन रेस्ट में था, जो भी केस दिया हुआ सब लिख लेंगे। जब पर्सन रेस्ट में था तो क्या देखता है कि रेन वर्टिकली आ रहा है। इट मीन इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों भाई?
हमने ग्राउंड पे ही बैठ गया सर, चिपक लिए ग्राउंड से, रेस्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया है। अब देख क्या है, व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, जब सोचो कि ये पूरी कहानी एक कार के अंदर है भाई, कार में ये बैठा हुआ है। जब कार को हम बस यहाँ बना दे रहे हैं, जब कार को जब ये ड्राइव कर रहा है स्पीड v से, तो क्या फील करता है, ये फील करता है कि जो रेन ड्रॉप आ रहा है वो किधर से आ रहा है, जो रेन ड्रॉप आ रहा है are coming at an angle of 60 degree from the horizontal, इसको लग रहा है कि ये 60 डिग्री पे आ रहा है। क्लियर है? तो बताओ ये क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। जब कार का स्पीड क्या था, जल्दी बताओ, v था। फिर क्या बोला, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को उसने और बढ़ाया। जब स्पीड को और बढ़ाया, जब स्पीड को और बढ़ाया तो क्या फील हुआ कि 1 प्लस बीटा भी कर दिया, 1 प्लस बीटा भी कर दिया। अब सोचो मैं स्पीड को, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। जब कार का स्पीड ही हम चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज तो करेगा ही करेगा, लॉजिकल सा बात है। इसका मतलब क्या है, वी आर माइनस वी सी। सर ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, जो दिया हुआ है ये तो बदल नहीं सकते हो आप सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ये बदलोगे सर तो ये बदलेगा ही ना। हमने हमने इसको बदला, जब हमने इसको बदल डाला तो क्या देखा कि जो ये आ रहा है वो जो है ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है भाई, ये बना रहा है 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ये क्या है, वी आर सी पर डैश लगा देते हैं क्योंकि हमने स्पीड ऑफ सी बदल दिया। इसको लिखते हैं वी आर माइनस वी सी डैश। तो पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ बी इज क्लोज टू, वैल्यू ऑफ बी इज क्लोज टू, बी का वैल्यू क्या होगा। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है, यहाँ पे देखे वी आर सी, ये वी आर सी है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो यही तो वेलोसिटी ऑफ कार है सर। अरे बोल यार, यही क्या है वेलोसिटी ऑफ कार। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। सोच, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वी आर माइनस वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू वी आर सी प्लस वी। तो अगर सोच कि अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए तो यही तो रिजल्टेंट आएगा। देख फर्स्ट का टेल, फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, दोनों को जोड़े तो दोनों का रिजल्टेंट ये है। और देखो ये कहाँ से लाएं, ये यहाँ से लाएं। रिलेटिव का मतलब वेक्टर वेक्टर खेलना है। अरे वी ए बी तो वी ए माइनस वी बी, तो वेक्टर ही, तुम तो वेक्टर पे ही पहुंच गए। तो उस बच्चे का बिल्कुल रिलेटिव खराब होगा, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन, कि अगर उसका वेक्टर खराब है। तो अब सोच ये एंगल कितना दिया हुआ था, ये वाला एंगल, ये एंगल दिया हुआ है 60, तो बताओ ये एंगल कितना हो गया 30। ये दिया हुआ है v। अब सोच सेकेंड डायग्राम क्या है, सेकेंड डायग्राम में क्या है, ये आपका था वी आर सी, ये आपका था वी आर सी डैश। अब ये आपका क्या है वी आर। भाई जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, इसको तो आप बदल नहीं सकते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वी सी डैश, जिस पर क्या है 1 प्लस बीटा इंटू वी। तो आपने इसको बदला तो ये भी बदल गया, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट तो यही रहा। तो ये 45
तो ये भी क्या हो गया 45। अब दो फिगर आपके पास है, आपके पास दो फिगर है, दोनों को हम लोग क्या कर, फिगर 1 फिगर 2, कुछ नहीं, ट्रायंगल 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 खेलना है भाई, फंडामेंटल ट्रायंगल लॉ, क्योंकि लिखा हुआ है VBA, तो VB माइनस VA यही है रिलेटिव, एंड यू कैन राइट VB प्लस माइनस VA। ए को बी से करो सब्ट्रैक्ट, या निगेटिव ऑफ ए को बी में जोड़ दो, बात तो बराबर। और जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ के लिए आपको ट्रायंगल बनाने के लिए अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब देख, हमें निकालना है V, तो देख इस साइड को इसको इसको पकड़, और इसको पकड़, तो देख यहां से लिख सकता है तू कि tan 30 इक्वल टू VR बाई बी, सॉरी V बाई बी आर, V बाई बी आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से देख tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा V, 1 प्लस बीटा V अपॉन वी आर, दिस बाई दिस। तो अगर दोनों का तू रेशियो ले लेगा, tan 30 अपॉन tan 45, देन यू कैन राइट क्या हो जाएगा, V अपॉन वी आर, आइए हो जाएगा वी आर 1 प्लस बीटा इंटू V। अरे भाई दिस बाई दिस कर दिए, तो ये ऊपर भाग गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बताओ tan, ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया 1/√3, 1/√3। यू कैन राइट 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस बीटा, दैट इज 1 प्लस बीटा इक्वल टू √3, दैट इज बीटा इक्वल टू 1.73 माइनस 1, दैट इज 0.73। कौन सा ऑप्शन, डी, है कि नहीं? बहुत टफ नहीं है, ये सवाल था अम्ब्रेला मैन का, रिलेटिव का यूज किया, रिलेटिव का यूज कर रहा है, मतलब रिलेटिव, आप रिलेटिव का कंसेप्चुअल क्लैरिटी तभी होगा जब आपको वेक्टर का एक अच्छा ज्ञान है, सिर्फ वो फार्मूला नहीं, सिर्फ वो फार्मूला नहीं कि सब मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद कर लिए सर, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए याद कर tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस, इससे काम नहीं चलेगा, ये बस सिंपल सिंपल सवाल, मेन ट्रायंगल पे कमांड करना, ट्रायंगल पे कि हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल, कैसे टेल कैसे हेड, उसका खेल करना। ट्रायंगल ट्रायंगल खेलने के लिए सीख गए तो वेक्टर में कुछ नहीं, और वेक्टर में फिर कुछ नहीं है तो आपको एहसास हो जाएगा रेन मैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम, बोट रिवर बोट प्रॉब्लम, विन प्लेन प्रॉब्लम, आपको लगेगा एकदम कद्दू टाइप का सवाल, सिंपल सिंपल एकदम, लेकिन उस पर कमांड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 क्या है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। अच्छा, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है भाई 60 मीटर, कितने स्पीड पे जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर फ्राइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी वाला ट्रेन, जो कोयला ढोता है, मालगाड़ी वाला, इसको बोलते हैं मालगाड़ी, ऑफ लेंथ 120 मीटर, देखो मालगाड़ी का लेंथ ज्यादा होता है, ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्लाइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक बार बोला है कि भाई सेम डायरेक्शन में, एक बार बोला है अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है? एक बार सेम का मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं अपोजिट का। तो पहला भाई देखो, मानो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो अब देखो ये कौन सा भाई, ये आपका पैसेंजर ट्रेन है जिसमें आदमी लोग है, 60 मीटर है,
अब बताओ, अब किसी मानो कि ये मालगाड़ी चल रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो कभी ना कभी तो उसको क्रॉस कर ही देगा। तो जब क्रॉस कर रहा होगा तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। इसका आगे, इसका जो इंजन है इसके बैक पोर्शन को टच कर रहा होगा, और ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और कितना 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, और इसका लेंथ है 120 मीटर। तो सोचो, टाइम टू क्रॉस, टाइम जो होता है ना बच्चा, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। जब भी दो पार्टिकल का बात करें, दो बॉडी का बात करें, एक पे बैठकर दूसरे को देखो, क्लियर, एक पे बैठकर दूसरे को देखो, और तब तब और देखो, अगर दोनों सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट किया है तो टाइम डिफरेंस है, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अगर सवाल करना है तो पहले दोनों के लिए टाइम बराबर कर दे, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। तो एक काम करते हैं, हम इस पे बैठ जाते हैं, हम चीटा बन करके, क्या बन करके, चीटा बन के, चीटी बन के, छोटा सा कोई पार्टिकल बन करके बैठ जाओ, वो कहीं बैठ सकता है, वो भी छोड़ो, मानो ऑब्जर्वर बन करके हम यहाँ बैठ गए। तो यहाँ पे अगर हम बैठ गए, ये अब रेस्ट में आ गया, आपको मानना पड़ेगा। कौन सा ये फ्राइट ट्रेन है, FREFRIGST, फ्राइट ट्रेन। इस पे बैठ जाएंगे, जिस पे बैठ जाते हैं, जिस फ्रेम पे हम बैठ जाते हैं, वो फ्रेम हमारे लिए रेस्ट में चला आता है। तो एनालाइज क्या करेंगे, एनालाइज मोशन ऑफ इसका पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू इसका FR, फ्राइट ट्रेन। तो भाई अगर हम फ्राइट ट्रेन पे बैठ गए तो फ्राइट ट्रेन रेस्ट में आ चुका है, REST, रेस्ट, रेस्ट में आ चुका है। अब हम इस पे बैठकर देखेंगे पैसेंजर ट्रेन को। तो बताओ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन, तो VP माइनस VF, इधर मान लो पॉजिटिव, VP कितना है जी, तो VP है 80, और ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो गया 50। अब सोचो, देखना ध्यान से, ये रेस्ट में आ चुका है फ्लाइट ट्रेन, हम इस पे बैठ गए हैं, और हमें इसका स्पीड दिखाई दे रहा है 50। तो कंप्लीटली क्रॉस कब कर लेगा, कि जब इसका बैक पोर्शन इसको इसके फ्रंट पोर्शन से निकल चुका है, जो इसका जो ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन का बैक पोर्शन भी इससे आगे निकल चुका है। तो कुल मिला करके यहाँ पे आ चुका है कौन सा ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। इसको रेस में मान लें, आप बैठ गए हैं। तो सोचो पैसेंजर ट्रेन कितना चला, आप किसी एक पॉइंट का बात करना, आप इसी पॉइंट का बात करो। तो ये वाला पॉइंट पहले तो चलेगा 120 मीटर, फिर उसके बाद चलेगा इतना, ये पॉइंट यहाँ आ गया ना जी। तो ये किसी एक पॉइंट को पकड़ लेना, हमने फ्रंट पॉइंट को पकड़ लिया, तो ये पॉइंट तो यहाँ आ गया सर, मतलब ये 120 मीटर चला, और साथ में ये पैसेंजर ट्रेन का लेंथ कितना है 60 मीटर, वो भी चला, तो टोटल कितना चला 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन कितना हो गया 180 मीटर। तो टाइम क्या लगा, तो आपका पास टाइम जो लग गया, सेम डायरेक्शन में, ओके क्या लिखोगे भाई 180 बाई 50। और एक बार क्या कर लोगे पैरेलल के लिए, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, ये यही चीज इधर आ रहा होगा, ये फ्लाइट ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन। तब इस पे बैठकर इसका स्पीड देखोगे तो क्या दिखाई देगा, 30 माइनस 80 इसका है ना, 80 माइनस -30 कितना दिखाई दिया 110। अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 180 मीटर ही आएगा। तो टी पहला निकालो कितना आ गया भाई 180 बाई 110, सॉरी
हाँ 180/110 पैरेलल के, ये अपोजिट के लिए, और दोनों का ले लो रेशियो। ये सीधा, ये तो क्लास में सिखाया जाता है, आप तो इसको बना लो 10 सेकंड के अंदर। हम तो पूरा बेसिक से चले हैं, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी चेक कर सकते हो कि अगर ये पूरा क्रॉस करने का मतलब, ये तो रेस्ट में, मतलब ये कहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा। हम फ्लाइट ट्रेन पे बैठकर पैसेंजर ट्रेन को देख रहे है कि नहीं, तो वो जिस पे हम बैठते हैं वो रेस्ट में चला, ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धरती माता घूम रही है, धरती माता पे तुम बैठे हो, क्या तुम्हें घूमते हुए दिखाई दे रही है क्या? लेकिन एक्चुअली धरती माता घूम रही है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? सर हम धरती माता वाले फ्रेम पे ही बैठे हैं, और जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में? वो धरती माता के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो पूरा दुनिया ही रिलेटिव चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 ग्राफ का सवाल है। अब बॉडी इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0। ग्राफ दिया हुआ है x1 माइनस x2 और टाइम। पहले ये देख लेना भाई, किसके बीच का ग्राफ। तुम कुछ भी करने लगेगा, हमेशा एकदम क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार नजर तो ऑप्शन पे दौड़ा लेना, जरूरी एकदम है। क्यों क्यों ऑप्शन पे? डिमांड क्या है, मांग क्या है, पूछ क्या रहा है? कितना लोग ऑप्शन नहीं पढ़ता है, सीधा बनाना स्टार्ट। अरे भाई तू निकालना क्या चाहते हो फिर? और कभी कितना बार ऑप्शन से भी आंसर चला आता है। तो टाइम मेरे पास बच गया जी। आप थोड़ी इमोशनल हो जाना है कि नहीं सर हम सॉल्व करके ही बनाएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि सही है, बिना ऑप्शन से टिक मार सकते हैं, तो टाइम अपने को बचाना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है, अच्छा रैंक लेकर के आना है। अब बॉडी इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, रेस्ट में है, x इक्वल टू 0 पे है। एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ से स्टार्ट करता है। चलो ठीक है, किसी t इक्वल टू 0 पे, किसी t टाइम पे, किसी t इक्वल टू t पे मान लो कि x1 कवर कर लेता है, तो x1 क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन u तो 0 है ना, तो लिखोगे हाफ ए टी स्क्वायर। उसी पोजीशन से, उसी एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे अनदर बॉडी passes थ्रू ओरिजिन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक भाई ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट किया और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट किया। तो मान लिए किसी टाइम टी पे, टी इक्वल टू टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x2, तो x2 क्या लिखेगा, v इंटू टी। x1 x2 लिख दिए। x1 माइनस x2 और टाइम वर्सेस का ग्राफ, टाइम का ग्राफ बनाना है, तो पहले x1 लिख ले, फिर x2 लिख ले, दोनों को माइनस कर ले। x1 माइनस x2 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी। अब देख ले भाई ग्राफ, बनेगा पाराबोला। ये पाराबोला का ग्राफ है सर। टी स्क्वायर में, टी में क्वाड्रेटिक है भाई, ये टी में क्वाड्रेटिक है। अब देख, एक्सीलरेशन था पॉजिटिव किसके लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्सीलरेशन था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म ये पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव। इसका मतलब जो बनेगा पाराबोला वो कनकेव अपवार्ड। पहले तो पाराबोला बनेगा, पहले तो क्या बनेगा, पाराबोला बनेगा, और जो भी पाराबोला बनेगा वो कनकेव अपवार्ड बनेगा। क्यों? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो कनकेव अपवार्ड बनता है, कनकेव अपवार्ड बनेगा। भाई ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब कनकेव अपवार्ड में समझे पे ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दे कि भाई इसने, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रेस्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है v।
जो कि कांस्टेंट है, तो पहले x2 तो आगे निकल जाएगा ना। अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो पहले बॉडी बी आगे निकल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सर पहले इसके पास ज्यादा रफ्तार है सर, वो तो भी रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो पहले बी आगे निकल जाएगा। लेकिन चूंकि ए के पास एक्सीलरेशन है, उसका तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ए बी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि ए का स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन पहले बी आ गए। क्लियर है? मान के चलो कोई कार स्टार्ट हुआ है, तो पीछे आप कार एक साइकिल, आप तुरंत साइकिल तेज कर दिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एकदम एक स्पीड से, तो पहले आप आगे चले गए, लेकिन पीछे से कार आपको ओवरटेक कर देगा, क्योंकि समय के बाद आपसे ज्यादा उसका स्पीड हो जाएगा, तो आपको ओवरटेक करेगा। तो पहले अगर इसका मतलब पहले x1 कम था और x2 क्या था, ज्यादा था, तो ये टर्म निगेटिव ना, ये टर्म निगेटिव ना, तो उसी में हो रहा है। इसमें डाउट, पहले देखो, पहले x1 माइनस x2 निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहले x1 कम है, x2 ज्यादा है, किसी टाइम t के लिए, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ से t इक्वल टू 0 पे भी क्या है, x1 माइनस x2 0, x1 माइनस x2 0 क्या है, इसका मतलब ये मिलन पॉइंट है सर। x1 माइनस x2 0 है, तो दोनों का पोजीशन सेम है, तो ये मिलन पॉइंट है, यहीं पे मिले दोनों। तो समय 0 पे भी देखो ये क्या है, पोजीशन x1 माइनस x2 0। देखो किसी टाइम t पे भी क्या है, x1 माइनस x2 0 है। मतलब इस टाइम पहले क्या था कि पहले x2 आगे निकल गया, फिर कुछ समय के बाद x1 ने क्या किया ना, x1 x2 को कैच कर लिया, देखो पोजीशन सेम हो गया, x1 माइनस x2 0, मतलब x1 इक्वल टू x2। उसके बाद जो x1 बढ़ना स्टार्ट किया वो बढ़ते ही रह गया, मतलब कि x1 आगे निकल गया x2 से, मतलब a आगे निकल गया b से, तो ग्राफ ये तो फील करेगा, आपको मजा आएगा एकदम। एक फिजिकल फेनोमेना को आप कंप्लीटली ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी फिजिकल फेनोमेना को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए, और किसी ग्राफ को फिजिकल फेनोमेना में चेंज करने के लिए आना चाहिए। ये ग्राफ से हम क्या फील कर रहे हैं, ग्राफ को देख करके फीलिंग तो आनी चाहिए, हो क्या रहा है सर, कुछ हो रहा है तो उसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, और कुछ ग्राफ दिया हुआ है उससे क्या हो रहा है उसकी फीलिंग होनी चाहिए, तब मजा आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में, इट मीन्स कल, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में बेसिकली डिस्कस किया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो मोशन इन अ प्लेन का सवाल होता है, मोशन इन अ प्लेन का सवाल होता है वो डिस्कस करेंगे, और सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट, क्योंकि मोशन दो दो एग्जाम्पल पढ़ना है हमारे सिलेबस में। मोशन इन अ प्लेन का सवाल तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन दो जनरल एग्जाम्पल होता है मोशन इन अ प्लेन का, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल का पूरा पूरा काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ेंगे, और सर्कुलर का पूरा काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन में, और इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, खत्म ही कर देंगे। अब देखिए ये तो सिंपल सवाल है, क्या है भाई, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट टाइम ए, भाई एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है 10t + 8t - 3t स्क्वायर। Another particle is moving along y axis with its coordinate as a function of time। अच्छा, एक मूव कर रहा है y के along, तो सोचो इसका है 5 - 8t क्यूब, तो ये मान ले a, ये मान ले b पार्टिकल। Then the speed of second particle measured in the frame of b particle, in the frame of first particle, you have to calculate vb। सिंपली होगा, अगर मैग्नीट्यूड का बात करते, मैग्नीट्यूड पूछा है, इज रूट v, the speed of the second particle measured in the frame of first particle is given as root v, then v is, तो सोच ये होगा i कैप, ये होगा j कैप, ठीक है ना।
ये होगा आई कैप, तो वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये भी आई कैप जे कैप में आएगा, है कि नहीं। तो ये कुछ आएगा, देखना भी, वी एक्स आई कैप देखना, सॉल्व करोगे तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप ये आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई जे कैप हो जाएगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, तो वेलोसिटी निकाल लेना यार, क्या हो गया 10 प्लस, सॉरी ये 0 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस 8 माइनस 60, 8 माइनस 60 टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आ गया 2, वी वाई करो डिफ्रेंशिएट, ये हो गया 0 माइनस 16t, तो बताओ ये क्या हो गया, माइनस 16 इंटू 1, तो क्या हो गया 16, कुछ नहीं किए, दोनों को डिफ्रेंशिएट किए और t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दिए। तो भाई अब क्या हो गया, माइनस 16, अब हमें निकालना है सिंपली, ये भी ए है और ये भी है, तो भी ए निकालना है, तो क्या हो गया माइनस 16, ये हो गया जे कैप, माइनस 2 हो गया आई कैप, भाई ये जे के लॉन्ग है, ये आई के लॉन्ग है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 16 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें, एक एक्स के लॉन्ग जा रहा है, एक वाई के लॉन्ग जा रहा है, जो एक्स के लॉन्ग जा रहा है उसका स्पीड निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव मोशन भाई एक्स निकालनी है, वाई निकालनी है, लगा दिए फॉर्मूला। अब देखो कंफ्यूज, इसमें ही बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, पहले लिखे ये निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए, ये है वाई के लॉन्ग, ये है एक्स के लॉन्ग, तो पहले ये निकालनी है फिर ये निकालनी है, हो गया था। सारी की सारी लेक्चर हमारे वीडी गुरुकुलम चैनल पे, वीडी गुरुकुलम चैनल पे अपलोड किया जाएगा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग 2.5 महीने के अंदर पूरे जेई मेंस का और पूरे नीट का दे दिया जाएगा डिस्कस करके। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो हमारा जूम आईडी है 7035487078 और पासवर्ड है वीडी गुरुकुल, वीडी गुरुकुल। तो बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यही तक।